अब हम लोग लिख सकते हैं कि एस इक्वल टू क्या, पी प्लस माइनस जे क्यू। ये प्लस माइनस किस पे डिपेंड करेगा, जेड के एंगल पे, है ना। बस इतना आपको समझ में आना। अब देखिए यहाँ पे जो एस है, पहले पी समझते, पी क्या है। पी ही है एक्टिव पावर, पी को ही बोलते हैं हम लोग एक्टिव पावर। पी क्या है, एक्टिव पावर, हमेशा याद रखिए। पी है एक्टिव पावर, क्यू है रिएक्टिव पावर, एस है एपरेंट पावर। पी है एक्टिव पावर, एस क्यू है रिएक्टिव पावर। एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट, एक्टिव रिएक्टिव एपरेंट, हमेशा ये याद रख लो पहले। उसके बाद पी को एक्टिव पावर भी बोलते हैं, इसी को रियल पावर भी बोलते हैं, इसी को ट्रू पावर भी बोलते हैं, इसी को एवरेज पावर भी बोलते हैं। जो कि डीसी में जो रहता है वही पावर है। जो रेजिस्टेंस में खपत होता है यही ट्रू पावर है, यही रियल पावर है, यही एक्चुअल पावर है जो कि खपत होता है। जब भी हम लोग पावर की बात करते हैं, जैसे आपने हीटर लेते हैं 1500 वाट का, तो वो उसमें पावर खपत होता है, क्योंकि गर्म होता है तो पावर खपत होता है, पानी गर्म करता है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो पावर लग रहा है 1500 वाट मतलब, और इसका मेज़र वाट में करते हैं, पी हमेशा वाट में मेज़र होता है, ये याद रखो बस। पी वाट में होता है, वही एक्टिव पावर है, वही रियल पावर है, वही ट्रू पावर है, और यही एवरेज पावर भी है। तो ये सबको याद होना है, कभी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, एक साथ आप लिख लो। उसी तरह क्यू, क्यू जो है, ये जो देखो इमेजिनरी साइड पे है, ये रियल साइड में इसलिए रियल पावर भी बोलते हैं, ये इमेजिनरी पार्ट में है, तो इमेजिनरी पार्ट वाली चीज़ को रिएक्टिव पावर बोलते हैं, ठीक है। रिएक्टिव पावर ये हमेशा एल और सी से रिलेटेड होगा, ठीक है, एल और सी से रिलेटेड होगा। वो क्या एब्जॉर्व करेंगे, क्या कंज्यूम नहीं होता, एक्टिव रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं होता, केवल ये एब्जॉर्ब होता है और डिलीवर होता है, कंज्यूम नहीं होता। कंज्यूम बस पी होता है। देखो एब्जॉर्ब क्या होगा, कंज्यूम क्या होगा, और डिलीवर क्या होगा, ये तीन वर्ड समझो। एब्जॉर्ब का मतलब वो ग्रहण कर रहा है लेकिन उसको खपत नहीं कर रहा है, मतलब वो ग्रहण रखा है अपने पास, स्टोर करके रखा है, उसको खपत नहीं कर रहा है। जैसे कि आप अगर पानी हीटर से गर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे एनर्जी खपत होता है, ठीक है, एनर्जी खपत होता है, हीट प्रोड्यूस करता है। उसी तरह अगर वो केवल एनर्जी लिया है, ठीक है, एक्चुअल में एनर्जी को क्या करता है, ग्रहण करके रखता है, और उसको केवल ग्रहण करके रखा है, उसको खपत नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में ये मतलब ये एल और सी का ही, और डिलीवर भी करे, उसको ही ग्रहण करे, उसी को ही डिलीवर करे, तो ये कहलाएगा ये मतलब ट्रू पावर, ये यूजफुल पावर नहीं है, ठीक है। पी को ही यूजफुल पावर भी बोलते हैं, एक यूजफुल पावर भी लिख सकते हो। और क्यू जो है रिएक्टिव पावर है, आगे बताता हूँ, इसका पूरा डेफिनेशन के साथ बताता हूँ। तो ये क्यू जो है ये इमेजिनरी पार्ट में, इसलिए इमेजिनरी पावर भी बोलते हैं। और इसको वी ए आर का मतलब वोल्ट, ए से एम्पियर, आर का मतलब रिएक्टिव, ये रिएक्टिव पावर का वी ए आर में मेज़र करते हैं। अब ये वी ए आर छोटा है तो इसको किलो वी ए आर भी, और मेगा वी ए आर, जैसे जैसे पावर बढ़ता है तो हम लोग किलो मेगा में भी इसको मेज़र करते हैं। अब तीसरा देखते हैं एपरेंट पावर। एपरेंट पावर क्या है, यही कॉम्प्लेक्स पावर है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पावर है। देखो पी और जे क्यू ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसी को कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं, इसी को एपरेंट पावर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू दोनों को आप सम्मिलित रूप से देख रहे हो, इसीलिए एपरेंट। एपरेंट का मतलब दिखना, जो आपको महसूस हो रहा है। वी और आई जो आएगा, वी और आई का जस्ट मल्टीप्लीकेशन करते हैं आरएमएस वैल्यू के, वी और आई के आरएमएस वैल्यू को बस जस्ट गुणा कर दो तो आपका एपरेंट पावर निकल जाता है। लेकिन ये ट्रू पावर नहीं होता, ये एपरेंट पावर होता है, ठीक है। आप ये बस याद रखो कि एपरेंट पावर को ही कॉम्प्लेक्स पावर भी बोलते हैं, और इसी को क्योंकि वोल्टेज और करंट का डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है आरएमएस वैल्यू का, इसलिए इसको बस वी और ए से मेजर करते हैं, क्योंकि वोल्टेज और करंट होता है उसमें मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये पहले नाम याद करो कि क्या क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि सबका डेफिनेशन जो कि पूछता है, यही समझाइए, एसी पावर को समझाइए, ठीक है।
तो ये तीनों का डेफिनेशन दे देना, जैसे जैसे नंबर के हिसाब से आपको देना है। अगर बहुत 10 नंबर में समझाना है केवल एसी पावर को, तो इस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से पूरा, है ना। और केवल 5 नंबर में पूछा है तीनों का, तो तीनों को डेफिनेशन के साथ समझा देना। ये जो है ट्रायंगल, इसी को पावर ट्रायंगल बोलते हैं, पी क्यू एंड एस। पी क्यू एंड एस जो है ये पावर ट्रायंगल होता है, ये आपको समझाना है। देखता हूँ कहीं बनाया हो क्या, मैंने नहीं बनाया है। वही है पी क्यू एंड एस, ये आपको याद रखना है। ये जो पी क्यू एस है, यही पी मतलब एक्टिव, क्यू रिएक्टिव और एस एपरेंट। लिख लेना है यहाँ पे, है ना, सभी लिख लेना। और इसको बनाने के बाद आपने इस प्रकार से लिख सकते हो। और यहाँ पे पी क्यू एस का नाम ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। उसके बाद आपने एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, अपरेंट पावर क्या है, उसको समझाना है। क्या होता है देखो, मैंने यहाँ ये हिंदी में इसका लिख दिया है, आप इसको नोट्स में लिख सकते हो। क्या है, किसी एसी सर्किट में वास्तव में जो बिजली खपत होती है या उपयोग की जाती है, उसे ट्रू पावर कहते हैं। जो वास्तव में खपत हो रहा है, केवल एब्जॉर्ब और डिलीवर नहीं हो रहा हो, है ना। सर्किट में देखो, ये केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। सोर्स जो कि आपका पावर केबल जो भी सॉकेट है, सॉकेट से आपके लोड पे जाता है, लोड से सॉकेट में वापस नहीं आता है ना। तो ये केवल एक ही यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में सोर्स टू लोड फ्लो होता है। सोर्स टू लोड समझ में आ रहा है। जो सोर्स है, पावर का सोर्स है, जिसे हम लोग केबल लगाते हैं पावर सॉकेट से पावर और लोड में लगाते हैं। कोई लोड है, मान के चलो मिक्सर ग्राइंडर है, तो वो एक लोड है। तो इसमें जो एक्टिव पावर है, केवल सोर्स टू लोड फ्लो होगा, उसी को पी बोल रहे हैं। और वास्तव में बिजली खपत होता है उससे, है ना, और उसे ट्रू पावर कहते हैं। और या एक्टिव पावर भी बोलते हैं, रियल पावर भी कहा जाता है। इसे वाट, ठीक है, थोड़ा सा पावर है तो वाट बोल रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ गया तो किलोवाट पावर में नापते हैं, और ज़्यादा बड़े पावर को मेगावाट में नापते हैं। जो कि हम लोग पावर प्लांट में जो जनरेट करते हैं पावर, ये सब किलोवाट मतलब मेगावाट में ही वहाँ पे जो हम पावर स्टेशन कोरबा वगैरह में जहाँ जनरेटर है, पावर जनरेशन है, और वहाँ पे मेगावाट में पावर हमेशा लिखा रहता है ना। 250 मेगावाट पावर का जनरेशन हो रहा है, टोटल 500 मेगावाट की पावर का जनरेशन हो रहा है, वो वही पावर है, ठीक है। अब इसको लिखना है, तो हम लोग क्या लिखे थे यहाँ पे देखो, ये जो हमने बनाया था वी आई कॉस थीटा, ये पी है ना। तो ये वी आई पी इक्वल टू वी आई कॉस थीटा है। अब ये कॉस थीटा ही पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो ये पी आई कॉस थीटा आप याद रखो, पी इक्वल टू पी आई कॉस थीटा होता है। ये वी और आई जो आरएमएस वैल्यू है, और ये वोल्टेज में इसका यूनिट है, ये हमेशा याद रखो। और ये जो पी है, दिस पावर इज एब्जॉर्ब बाय रेजिस्टेंस ओनली, केवल रेजिस्टेंस, जो भी लोड में जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है, लोड को तोड़ सकते हैं आर एल और सी में, ठीक है। और ये इसमें जो रेजिस्टेंस होगा, उसी में केवल एक्टिव पावर यहाँ कंज्यूम होना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं, ये कंज्यूम होना चाहिए, ठीक है। इसको कंज्यूम लिखना, इसको मैं काट देता हूँ, इसको आप लोग कंज्यूम लिखोगे। क्या लिखोगे? कंज्यूम, कंज्यूम, ठीक है। ये कंज्यूम होता है। यहाँ पे ये तीनों वर्ड को आप अलग अलग ही समझिए, कंज्यूम, एब्जॉर्ब एंड डिलीवर, ये तीन अलग वर्ड हैं। अब रिएक्टिव पावर की बात करते हैं। इसमें देखो लिखा है, वह शक्ति जो आगे पीछे बहती है, मतलब सर्किट में एक सोर्स होगा, है ना, पावर सॉकेट से लोड होगा, इसमें दोनों डायरेक्शन में बहती है। ये लोड है, ये सोर्स है, ये दोनों डायरेक्शन में अगर बह रही है, आप कनेक्ट कर दिए हो वायर से, अब ये दोनों डायरेक्शन में बहती है, अर्थात सर्किट में दोनों दिशाओं में चलती है, तो ये प्रतिक्रियाशील शक्ति कहलाती है। मैं गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट कराया था, तो प्रतिक्रियाशील आ गया है, इसका मतलब रिएक्टिव पावर है ना। इसको प्रतिक्रियाशील कोई मत लिखना रे, है ना, प्रतिक्रियाशील नहीं लिखना, रिएक्टिव पावर लिखना। और ये प्रतिक्रियाशील शक्ति को मतलब रिएक्टिव पावर को किलो वोल्ट एम्पियर, है ना,
किलो वोल्ट एम्पियर या VAR में भी, जैसे VAR छोटा है और थोड़ा से बड़ा हुआ 1000 गुना कर लिए तो किलो वोल्ट एम्पियर में आप मेज़र कर रहे हैं या MVAR में मापा जाता है। ठीक है, अब ये देखो लोड जो है, ये जो L नहीं है, ये L इंडक्टर नहीं है, लोड का L है। ये दो टाइप का हो सकता है। ये रिएक्टिव पावर कौन डील करता है? L और C। L और C ही करता है। ठीक है, अब ये L और C जो है, L क्या करेगा? L हमेशा एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, एब्जॉर्व करेगा। ये रिएक्टिव पावर को L याद करते जाओ। इट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब बाई L एंड डिलीवर बाई C। मतलब जब L लगाओगे तो उसका डायरेक्शन इस प्रकार होगा पॉजिटिव साइकिल में। करंट का डायरेक्शन लोगे आप, ठीक है, जब करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तब वो L के ही डायरेक्शन में, करंट के ही डायरेक्शन में, अब L में एब्जॉर्व होगा। और C लगा है, अगर ये C है और करंट का डायरेक्शन दिस डायरेक्शन है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसा होगा, सोर्स टू लोड रहेगा। करंट का डायरेक्शन याद करो, सभी याद करो, है ना। तब C लगा रहेगा तो करंट का डायरेक्शन यदि लेफ्ट टू राइट है तो Q का डायरेक्शन जो कि रिएक्टिव पावर है उसका डायरेक्शन इस ओर होगा, लोड से सोर्स होगा। इसका मतलब वो डिलीवर कर रहा है, हमेशा लोड जो है डिलीवर कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, और इंडक्टर के केस में एब्जॉर्व करता है। ठीक है, और एक चीज नेक्स्ट टिप में बताऊंगा, पहले तो इतना समझ लो, इतना ये पहले याद करो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑलवेज एब्जॉर्ब बाय L एंड डिलीवर बाय C। और एक पॉइंट है, इट इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर फैक्टर। और ये कोई पावर मतलब रियल पावर तो है नहीं, इमेजिनरी पावर है, और ये केवल पावर फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। पावर फैक्टर क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, पहले इतना समझ लो, ये नोट्स में आपको लिखना है। ठीक है, ये जो पावर होता है रिएक्टिव पावर, वो पावर फैक्टर का ही रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और ये इंडक्टर के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और कैपेसिटर के द्वारा कंज्यूम डिलीवर किया जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब बाई L, डिलीवर बाई C, ये आपको याद रखना है। और Q इक्वल टू VI साइन थीटा, P इक्वल टू VI cos थीटा, Q VI साइन थीटा। ठीक है, P को वॉट में और Q को VAR में आप क्या करोगे? मेजर करोगे। ठीक है, ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यही होगा VAR। इसी में किलो लगाओ तो हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ देख लो एक बार ये डायग्राम देख लो। P क्या था हमारा? ये VI cos थीटा P और VI sin थीटा Q, है ना। VI cos थीटा P, VI sin थीटा Q। और S भी देख लो, V इंटू वाई को S बोल रहे हैं। अब वही आ जाओ, यहाँ पे जो एपरेंट पावर, वोल्टेज तथा करंट के वर्ग माध्य मूल, जिसको RMS वैल्यू बोलते हैं, RMS वैल्यू के प्रोडक्ट को एपरेंट पावर कहते हैं। वोल्टेज और करंट का RMS वैल्यू निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो या उनका गुणा कर दो तो एपरेंट पावर में हो जाएगा। V इंटू वाई कर दो, ये दोनों RMS वैल्यू है वोल्टेज और करंट के, तो उसको बोलेंगे एपरेंट पावर। ठीक है, और इसको VA में, KVA में और MVA में नापा जाता है। VA, MVA और KVA ये सब में नापा जाता है। VA छोटा है, KVA बड़ी यूनिट है। ठीक है, 1000 गुना कर दो VA का तो KVA हो जाएगा, और उसमें 10 की घात 6 गुना कर दो तो MVA बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद एक नोट है, देखो जो नोट में समझाना चाहता हूँ वो समझना, थोड़ा सा है। करंट, ठीक है, अब ये करंट का और ये करंट है, मैं करंट I लिख देता हूँ। करंट का पॉजिटिव साइकिल, और यहाँ पे एक लोड, इस सोर्स S एंड L लिख देता हूँ, इतना समझ लो ज़्यादा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, यहाँ माइनस कर देता हूँ। यह देखा गया है कि यूजफुल पावर को रेजिस्टेंस में ही कंज्यूम किया जाता है,
जो रेजिस्टेंस आर होगा, ये जो लोड है इसके अंदर जो आर होगा उसमें केवल यूजफुल पावर को कंज्यूम किया जाता है, ठीक है, केवल रेजिस्टेंस के द्वारा ही किया जाएगा, एल एंड सी के द्वारा नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया? लोड है, लोड में कुछ भी हो सकता है, आर एल सी, और आर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आर नहीं है तो कोई भी उसमें यूजफुल या पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, केवल रिएक्टिव पावर रहेगा। तो इस प्रकार ये समझो, यह देखा गया है कि यूजफुल पावर को रेजिस्टेंस में ही कंज्यूम किया जाता है। एक प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटर, जिसमें वो लोड का एल और सी वाला पार्ट बोल रहा है, किसी भी पावर को उपभोग नहीं करता। उपभोग मतलब कंज्यूम नहीं करता। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, थोड़ा सा समझना, खाना खा के अगर आप पचा के एनर्जी ले ले रहे हो तो ये एक्टिव पावर होगा, ठीक है। और खाना खा के अब सांस में ले रहे हो, है ना, सांस को आप लेते हो तो एब्जॉर्ब कर रहे हो और डिलीवर कर रहे हो। जब निकाल रहे हो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका यूजफुल पावर नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिंदा रहने के लिए आपको सांस लेना पड़ेगा, लेकिन ये मतलब मैं समझा रहा हूँ। सांस लेना और खाना खाना यही है एक्टिव और रिएक्टिव पावर को समझने का मतलब। आप जैसे खाना खाते हो तो उसको पचा लेते हो, वहाँ से वो गायब हो गया, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपका एक्टिव पावर, ठीक है। और अगर आप सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन लेते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ठीक है। ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना एल का काम है। एनर्जी को, जो रिएक्टिव पावर है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों क्या हैं? एयर हैं। तो एयर को एब्जॉर्ब करना किसका काम है? एल का, इंडक्टेंस का। और एयर को डिलीवर करना सी का काम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ठीक है। तो प्योर इंडक्टेंस और प्योर कैपेसिटर किसी भी पावर को उपभोग नहीं करते हैं, ठीक है। पावर को उपभोग नहीं करते हैं, केवल देखो किस क्या होता है, करते क्या है। हाफ साइकिल में देखो, केवल वो अगर वो एल और सी एब्जॉर्ब या डिलीवर भी करते हैं, तो ऐसा नहीं कि बस देते मतलब आप करते ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो एक साइकिल में केवल एल का भी सोचो, केवल एल मतलब इंडक्टेंस क्या करता है? वो एब्जॉर्ब करता है ना, रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में एब्जॉर्ब कर रहा है तो वही एल नेगेटिव हाफ साइकिल में डिलीवर करेगा। ये गांठ बांधो, जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। करंट का डायरेक्शन अभी इस ओर है तो इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसी डायरेक्शन में हमारा रिएक्टिव पावर भी फ्लो होगा। लेकिन जैसे करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा तो रिएक्टिव पावर भी अपोजिट हो जाएगा। तो कहीं पे भी ये रुकता नहीं है, स्टोर नहीं होता है। किसी भी लोड में ये पावर स्टोर होके नहीं रहेगा, है ना। एक हाफ साइकिल में आएगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर आ रहा है तो नेगेटिव साइकिल में चला जाएगा। उसी तरह कैपेसिटिव अगर लोड है, सी का कंसीडर करें, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डिलीवर होगा, चला जाएगा, लेकिन नेगेटिव साइकिल में फिर से वो आ जाएगा, ठीक है। ये करंट के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, बस इतना है, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा आज के लिए, ठीक है। थैंक यू क्लास।